पर सीमा की माँ तारा वो इस कलश के बारे में कैसे जानती है? और सीमा चंदा माँ को कैसे जानती है? और चंदा माँ कलश के बारे में कैसे जानती है? सब कुछ बताता हूँ मैं। ये उन दिनों की बात है। सीमा और चंदा के बीच एक गहरी दोस्ती थी। चंदा के साथ मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन सीमा दिल ही दिल में मुझे चाहने लगी थी। एक रात सीमा हमारे घर आई। अरे सुनना चंदा, हाँ वो क्या है ना, मेरी माँ मंदिर जा रही है, हाँ पूजा करने, और वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ आऊं। तुझे तो पता ही है ना, ये सारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तू चली जाएगी मेरी जगह माँ के साथ? हाँ जरूर चली जाऊंगी। ठीक, वैसे भी मुझे मंदिर जाना ही था, शिव जी से बड़ी प्रार्थना करनी है मुझे। मैं अभी तैयार हो गया, चाय पी ले। वो रात हम तीनों के लिए काली रात बन चुकी थी। सीमा को इस रात की अहमियत का पता ही नहीं था। वो काल रात्रि थी और सीमा की माँ तारा, उसने तो और ही प्लान्स बना लिए थे। मेरी पत्नी चंदा और सीमा की माँ तारा दोनों नाग मंदिर की ओर जा रहे थे। देखो बेटे, ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के उस पार एक गुप्त जगह है। हम वहीं जाके इस कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता और कभी जान भी नहीं पाएगा। चलो। हाँ माँ। जल्दी। अच्छा, दिव्य कलश तुम्हारे पास है, दे दो मुझे, दे दो मुझे। नहीं, कभी नहीं। जहां तेरे पैर हैं वहीं से पलट जा, लौट जा, वरना आज तेरी मौत आएगी। मौत तो तेरी किस्मत में आज इस तारा ने लिखी है। अपने सपोले की सेना लेकर घूमती हो ना? हाँ, मेरे पास भी अपनी सेना है। तेरे पास सांप है तो मेरे पास है गिद्ध। गिद्ध तारा, अब मैं करूंगी तेरा घात। जय भोलेनाथ।
कहाँ गई तारा? तारा, कहाँ है तू? मैं यहाँ। माँ! शेष नागिन की सबसे कमजोर कड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए मैंने तुझे वही परवार के आप क्या आपकी नातिन शेष नागिन बनेगी? शेष नागिन तो अजन्मी नातिन भी तो हो सकती है। तो इसका मतलब है पंडित जी की भविष्यवाणी सच थी। कलश का अमृत जिस बच्चे पे गिरा है वो बच्चा साधारण हो ही नहीं सकता। ये कोई असाधारण ही आएगा, ये दुनिया के लिए उदाहरण ही आएगा। शिव ने संकेत दे दिया है। माँ! जा बेटी जा, जल्दी से इस कलश को उसकी सही जगह पे पहुंचा दे। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है, जा। नहीं, रुक, मैंने कहा रुक, रुक। तारा, आज तेरा न सही, किसी और का तारा तो चमकेगा ही। कोई एक तो है जो तुझे इस विश्व कलश के बारे में बताएगी। दिव्य कलश की स्थापना यहाँ हो रही है। चंदा, अरे वो तो मेरी कोख में तुम्हारी औलाद है। अरे पर सीमा की माँ के साथ मैं अपने इस अजन्मे बच्चे के लिए प्रार्थना करने गई थी। अरे और आके देखती हूँ तो यहाँ सारे रिश्ते ही बदल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, दोस्ती के तीर चल गए, लेकिन ये तीर कुछ काम की नहीं। योजना बड़ी अच्छी बनाई थी तुमने। तेरी माँ के साथ तेरी जगह मैं चली जाऊं क्योंकि तुझे कहीं और जाना था, यहाँ आना था तुझे, और मैं आ भी गई। लेकिन तू भूल गई, आज काली रात है और शायद इसीलिए तेरी माँ आज तुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो अमृत कलश तुम्हें मिल जाए। धोखे के साथ धोखा हुआ। कैसा धोखा? अब तुम दोनों कभी नहीं जान पाओगी कि वो अमृत कलश कहाँ है। सिर्फ मैं जानती हूँ कहाँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। रिलैक्स, जस्ट ना ही मैं यहाँ रहूंगी,
इस अजन्मे बच्चे के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं जाने दूंगी मैं। पहले बता, अमृत कलश कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी। सीमा, अरे क्या क्या किया तुमने सीमा? सीमा, तूने बहुत बड़ी गलती की। फंस गई ना प्रेम जाल में। आज तुझे मेरे साथ आना चाहिए था। चूक गई, मैं भी चूक गई, क्योंकि आज हमें वो अमृत कलश हासिल करना था। और अगर तू आज मेरे साथ होती तो ब्रह्मांड कुछ और ही होता, और आज वो अमृत कलश हमारे हाथों में होता। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप वो अमृत कलश हासिल करने जा रही हैं। अरे चुप! आज तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी सारी योजना खराब हो गई। माँ, शांत हो जाइए ना। सिर्फ चंदा को पता है ना कि वो अमृत कलश कहाँ है। जरा मैं भी तो देखूं। कब तक इस अमृत कलश का राज ये अपने दिल में दफन रखेगी। सीमा, सीमा क्या कर रही हो तुम? ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। चुप चुप चुप। बच्चा चाहिए ना तो अपना मुंह बंद रखो, और जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो, वरना बस उस दिन से चंदा सीमा की कैद में है। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो किसी को बताने के लिए तैयार न थी कि अमृत कलश कहां स्थापित है। अब कैद में ही हमारे बच्चे का जन्म हुआ। मुझे तो आज तक पता नहीं था कि सीमा ने चंदा को कहां कैद करके रखा है। मैं तो सालों से उसे मिला तक नहीं था। सालों के बाद उसे उस बर्थडे पार्टी में देखा जहां तुम उसे वहां ले आई थी। बेचारी चंदा बहुत बदनसीब है। आज तक उसने ऋषभ का चेहरा तक नहीं देखा। पर वो अमृत कलश है कहाँ? नहीं पता मुझे। दीदी, दीदी वो अमृत कलश बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। अगर उस रात उस अमृत कलश का जल माँ के पेट पे नहीं गिरता तो शायद आज मैं शेषनागिन नहीं बन पाती। प्रताप, हमें किसी भी तरह उस अमृत कलश को ढूंढना होगा। बहुत जल्द वो अमृत कलश हमारे हाथ होगा। जय भोलेनाथ। अमृत कलश। तो असुर अमृत पी के देव बनना चाहते हैं, तो ये सारी जंग अमृत कलश की है। अब मुझे इन असुरों का सारा खेल समझ में आया कि इन्हें कहां जाना है, क्या पाना है और खुद को क्या बनाना है। ये असुर से देव और देव से महादेव बनना चाहते हैं। 7 दिन, अगले 7 दिन आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अगले 7 दिनों के बाद वो काल रात्रि आ रही है जो बरसों में एक बार आती है। वही काल रात्रि जिस रात को मेरी नानी की मौत हुई थी। मौत नहीं, काल आया था, अकाल मौत बन के, और वो रात फिर आ रही है। और उस रात के लिए इन असुरों ने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो जरूर रचा होगा। षड्यंत्र हमारे सामने है, और इस बार वो बहुत बड़ा है। 7 दिन बाद हम अपना वो सबसे बड़ा वार करेंगे। इतने सालों से जिसका हमने इंतजार किया वो हम हासिल करेंगे। जिसकी तलाश हमें थी, मुझे पता है वो किसके पास है। अब तुम देखना मेरा असली रंग, मेरी वो महाजंग। 7 दिन बाद इस देश में होगी बर्बादी, हाहाकार, त्राहिमाम। इस दुनिया के नक्शे में से इस देश का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सीमा गुजराल ये गारंटी लेती है। डोंट वरी सर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अपने देश और अपने देशवासियों पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। ऋषभ, सोर्सेस से पता चला है कि चंगिस्तान वाले इन 7 दिनों के अंदर हमारे देश पे बड़े बड़े अटैक करने वाले हैं। आई नो सर, मुझ पर भी ऐसे कई अटैक्स हो चुके हैं, बट आई अश्योर यू
कि इस देश पर कोई अटैक नहीं कर सकता। आने वाले 7 दिनों में ये लोग हमारे देश को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हर दिन एक नया वार, एक नया युद्ध, एक नई हार, और 7वें दिन तो कयामत है। ये वो दिन है जो साल का सबसे बड़ा ग्रहण होता है। उस दिन शेष नागिन की शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं और वो रात बहुत घनघोर होती है। ग्रहण का वो 7वां दिन आपके लिए घात बन के आएगा और इस देश के लिए कयामत की रात। और इन 7 दिनों में आप दोनों को बहुत सतर्क रहना है। शिव वरदानियों पर जो ये संकट आ रहा है ना, उसे आप दोनों को पार करना है और उससे पहले आप दोनों को ये पता लगाना है कि अमृत कलश कहाँ है। अब इस आने वाली काल रात्रि के काल से तो सिर्फ महाकाल ही बचा सकते हैं। काल रात्रि, ये काल रात्रि कहर बनकर तुम पे बरसेगी शेष नागिन। पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अपने देश को नहीं बचा पाओगी, बस देखती रह जाओगी। अब बोलो ना, शेष नागिन हूं मैं। Excuse me, sir. हेलो, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी सर, आई हैव टू गो। ऋषभ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे पता है तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच यही है। पहले तो देश पे छोटे छोटे अटैक हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग बन रहा है। वो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। आई एम सॉरी बेटे, ये बात मुझे तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, सीमा के कहने पर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा, ये एक्टिंग कर रहा था। वैसे भी सुनने सुनाने का वक्त जा चुका है। क्या? कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं। ऋषभ, मेरे ही घर में इतना बड़ा देशद्रोही रह रहा था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। जान नहीं पाया कि वही गद्दार मेरे देशवासियों की जान ले रहा है। नहीं ऋषभ, नहीं, मैं नहीं, तुम्हारी माँ ने ये सब किया है, मैंने नहीं। Shut up! माँ मुझे सब कुछ बता चुकी हैं, ओके? सब बता चुकी हैं वो मुझे आपके बारे में। देखा ऋषभ, देखा कैसा आदमी है तेरा बाप। क्या? अरे ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे ये झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है ऋषभ। ये हम सबको धोखा दे रहा था, ये अपनी याददाश्त खोने का। अरे तुमने ही तो बताया था मुझे। मैंने बताया? हाँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? याद कीजिए, आपके पिता एक आर्मी ऑफिसर, आपका ये बेटा एक आर्मी ऑफिसर, दोनों इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आप जान ले रहे हैं। बेटे झूठ बोल रही है ये। इसकी बातों पर विश्वास मत रखना। ये रंग पर रंग बदलती जाती है, चाल पे चाल चलती जा रही है। अरे एक नहीं अनेक राज छिपा के रखे हैं तुझसे। बस। अरे साजिशों का जाल बिछा के रखा है इसने। मैंने कहा बस। ऋषभ, आज से आप मेरे डैड नहीं हैं, बस एक देशद्रोही है मेरे लिए। अब चुपचाप सरेंडर कर दीजिए, वरना आओ नागिनो आओ, अपना जहर बरसाओ। क्या लगा था तुम दोनों को? मेरा पर्दाफाश करोगी? सबकी नजरों के सामने मुझे गिराओगी? अब कौन गिरता है और कौन गिराता है देखते हैं। अब हटो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि
कि सरेंडर कर दीजिए। ऋषभ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे एक बार मेरी बात सुन लो, वादा करता हूँ सारी सच्चाई तुम्हें बता दूंगा। सच मैं अच्छे से जानता हूँ। सच ये है कि आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ डैड, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी होगी। डैड मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नीचे आ जाइए। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कसम मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मैं आपसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ। ऋषभ जी प्लीज प्लीज हाइपर होके कोई एक्शन मत कीजिए, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं प्रथा, डैड आर्मी स्क्वाड और पुलिस भी रास्ते में है। हम नीचे आ जाइए वरना। ऋषभ संभालिए अपने आप को, हम भी आ गए। ऋषभ आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, अगर मेरी बात नहीं सुनी मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ऋषभ जी वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, एक बार उनकी बात सुन तो लो। प्रथा लेट मी हैंडल दिस। ऋषभ तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे सच ये नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारी माँ ने डैड 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 पकड़े जाने के डर से इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब वहां से हर ऊपर से कूदने की क्या जरूरत थी? कूदने से पहले एक बार मेरी शक्ल तो देख लेते। ललित जी अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी मैं? चलो चाचू, सांसें अभी भी चल रही है, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। कम ऑन। ललित जी, ललित जी। तो बताइए वो कलश कहाँ है? खोलिए वो राज। अरे नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। वो मार देगी हमें। जब से ये प्रथा भाभी इस घर में आई है, जिससे देखो प्रथा प्रथा प्रथा, बस उन्हीं का रूल चल रहा है। सच में यार, इस प्रथा भाभी को ने इस घर में बैन कर देना चाहिए। जब से इस घर में आई ना, सब कुछ बंद होकर रह गया। क्या लाइफ यार, क्या एंजॉय करते थे, बट नाउ नो एंजॉयमेंट। प्लीज गाइस, ऐसे तो बात मत करो ना प्रथा भाभी के बारे में। तुम लोगों ने ना भाभी भाभी करके उसको सिर पे चढ़ा लिया। गलत क्या है इसमें? लोग बीवी के गुलाम बनते हैं, हम भाभी के गुलाम बन के रह गए। ब्रो ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो घर में फोन को निकाल कर देखते हुए भी डर लगता है कि कहीं प्रथा भाभी ना देख ले। गाइस वो तुम सब लोगों की भाभी हैं। ये कौन सा तरीका है उनके बारे में बात करने का? आई नो रेहान, प्रथा भाभी ने तुम्हारे अगेंस्ट काफी कुछ बोला है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम ये सब बोलो। वाइफ का काम होता है जब हस्बैंड अल्कोहल ले रहा हो तो साथ में काजू वाजू कुछ लाके देना। काजू खत्म हो गए, जाओ काजू लेके आओ। लो। क्या हुआ? वो आपके पति है। मैं जानती हूँ छत से आप ही ने उन्हें धक्का दिया है। तो खुशी के मारे तुझे तो दिवाली के दीप जलानी चाहिए, क्योंकि तू भी तो इस घर में असुरों को मारने आई है ना। अब वो भी एक असुर था। अब तू उसे मारे या मैं मारूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तूने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी। यूं समझ लेना कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया। आप ऐसे किसी को मार नहीं सकती। वाह वाह, व्हाट अ ग्रेट फिलॉसफी। तू मारे तो मसीहा, मैं मारूं तो कातिल। मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी क्योंकि तब मेरी नजरों में वो असुर थे, पर अब नजारा बदल गया है। अब मुझे सच पता चल गया है कि असुर वो नहीं, असुर आप है। लेकिन वो असुर तेरे पति का बाप है। देखना, एक दिन गुस्से में आकर ना वो तेरे पति को मार देगा। या शायद एक दिन ऋषभ को आपका सच पता चल जाएगा।
और वो आपको मार दे? उस दिन से डरिए सासू माँ। मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। You naughty girl। पता है, अक्सर शादी के बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद अपने ही पति को मारने को दिल करेगा। ऐसा ही एक दिन आएगा तेरी जिंदगी में भी, जब इसी तरह अपने पति को धक्का देकर तू उसकी जान ले लेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ ऋषभ बेटा, बोलो। ललित जी कैसे हैं? माँ, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका अभी। वो क्या है ना बेटा, उनके ठीक होने का प्रसाद मैंने बोला है। मेरा मतलब है, मैंने मन्नत मांगी है बेटा, एक बार डॉक्टर से बात करा दो प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, माँ बात करेंगे। ओह, हेलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? लगता है आपने अपने पति के लिए दिल से दुआ की होगी, भगवान से बहुत प्रार्थना की होगी, इसीलिए आपको उसका फल मिल गया। थैंक गॉड आपके पति बच गए। बच गए? हाँ, क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? वो बच गए? थैंक गॉड। अब वक्त आ गया है कि वो अमृत कलश भी मेरे पास आ जाए। सीमा दिन ब दिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। हमें चंदा माँ की याददाश्त वापस लानी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें उन्हें किसी भी तरीके से याद दिलाना होगा कि हमारी माँ ने वो कलश कहाँ छिपाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कलश सीमा के हाथ नहीं लगना चाहिए। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। आप एक काम करो, आप चंदा माँ के कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ समायरा, रो क्यों रही हो? क्या? अभी अब सही थी, रेहान के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आपने हमेशा मुझे वार्न किया कि मैं रेहान से शादी ना करूं, पर फिर भी मैंने उससे शादी की। वो एक अच्छा लड़का नहीं है भाभी। मुझे ये बात अपने भाई को बतानी है। मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ, पर उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। यश ने मुझे जाते हुए कहा था कि समायरा को जब कभी अपने भाई की जरूरत पड़े तो मैं उसका ख्याल रखूं। मुझे आज समायरा का साथ देना ही होगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं हूं ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी हाँ, जो प्रॉब्लम है वो तो मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। पर हुआ क्या? भाभी, मुझे लगता है रेहान बहुत बड़ा फ्लर्ट है। वो न जाने एक साथ कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है और सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है भाभी। सबसे पहले तो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे शादी करके। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। देखो, अब तुम्हें उसके बारे में सब पता चल गया है ना, पर तुम्हें उसके बारे में जो भी पता है, ये बात उसे नहीं पता चलनी चाहिए। तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना। हम उसके बारे में और भी चीज़ें पता करेंगे, और अगर वो सारी चीज़ें सच निकली तो उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। कैसा गिफ्ट? मेरा और भी लड़कियों के साथ अफेयर है, 12 लड़कियों के साथ अफेयर है। उनके साथ वीडियो देखना पसंद करोगी?
मेरे कजन्स के सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना। रेहान छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है रेहान। चंदा माँ, आप जानती हैं काल रात्रि बहुत सालों में एक ही बार आती है। वो रात भी काल रात्रि ही थी जब आपके साथ वो हादसा हुआ था। प्लीज कुछ याद करके बताइए ना, उस रात को, उस काल रात्रि को नागमहल में क्या हुआ था? नागिन की जय हो, मेरी विजय हो। थैंक यू सो मच प्रथा। इतने सालों से इस चांद को मैंने इसलिए कैद कर रखा था ताकि ये मुझे बताए इतने साल पहले उस काल रात्रि को, उस कलश को इसने कहां छुपाते हुए देखा था। पर देखो ना, उस रात के साथ साथ इसके दिमाग में भी ग्रहण लग गया जो आज तक नहीं हटा। हर रोज मैं इसे खुरेदती रहती हूँ, लेकिन आज तुम मेरा काम कर रही हो, इसके अतीत को खुरेद रही हो ना। सिर्फ अतीत को नहीं, एक दिन आपको भी कुरेदूंगी। सासू माँ, मैं आपको इतनी इज्जत देती हूँ, आपसे इतना प्यार करती हूँ, बस ये मत भूलना कि अगर मेरे अंदर प्यार है तो मेरे अंदर जहर भी है। शेष नागिन हूं मैं, जब जो चाहे कर सकती हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। एक दिन आपका राज सबके सामने बाहर निकाल के रहूंगी मैं। चंदा माँ की याददाश्त भी वापस लाकर रहूंगी और ऋषभ जी को भी उनकी माँ के पास वापस लौटाऊंगी और आपका ये नकली नकाब हटा के रहूंगी। नहीं 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 प्रथा, प्लीज प्लीज ऐसा ऐसा कुछ भी मत करो प्लीज। तुझे क्या लगा तू मुझे डराएगी और मैं डर जाऊंगी? हाँ, इस चांद को चुरा कर लाई मैं और इसकी चांदनी को चुराएगी तू। सासू माँ, आपने तो सुना होगा ना कि जो जितना हंसता है उतना ही रोता है। सारे असुरों का यही अंजाम होगा, पर आपका अंजाम तो आज ही आ गया है। शेष नागिन आ गई है। ऋषभ बेटा, आओ ऋषभ बेटा। क्या हो गया माँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ना प्रथा क्या कर रही थी। एक्चुअली ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और ये सोचकर भी वो बहुत ही परेशान है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कितना टॉर्चर किया, कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने मुझे। मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्या बहू तू लेकर आया मेरे लिए। तुझे पता है बेटा, प्रथा मेरे लिए कुछ कर रही थी। प्लीज प्रथा बोलो ना, क्या कर रही थी तू मेरे लिए? चंदा आंटी की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश मैं भी इनके लिए कुछ कर पाता। चलो ना प्रथा, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी सासू माँ के बारे में कितना गॉसिप करेगी तू? मैं तो मजाक कर रही थी। एक बात बताओ प्रथा, तुम मेरी बहू नहीं, तुम तो शेष। मेरा मतलब है कि शेष बेटियों में से सबसे फेवरेट बेटी हो तुम। चलो चलते हैं, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, देखना नहीं चाहोगी। चंदा, चंदा, हाय मेरी बेस्ट सहेली, क्या सोती रहोगी? चलो चलो उठो, आओ ना मेरे साथ।
चंदा, देखो तो सही कौन आया है। चंदा, आओ आओ। माँ, ये कौन? ऋषभ बेटा, ये चंदा का खोया हुआ बेटा है, रैनाक्ष। नहीं, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो तो छोटा है, 2 साल का, 2 साल का। ये नहीं। अब तुम्हारा बेटा 2 साल का नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। मैं आप ही का बेटा हूँ माँ। तू सच में मेरा बेटा है? सच में? हाँ माँ, सच में आप ही का बेटा हूँ। प्रथा, कैसा लगा चंदा का चांद सा ये बेटा? यू नो व्हाट, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एक दिन तो चंदा को यहाँ इस घर में लाई थी, और आज चंदा के इस चांद को मैं घर पे लेकर आई हूं। तू माँ को लेकर आई तो मैं बेटे को। थैंक यू गाइस, आई थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने मुझे अपनी माँ से मिलवा दिया। हे ऋषभ, गुड टू सी यू। सो रैनाक्ष, यूनिक नेम। बाय द वे, इसका मतलब क्या हुआ? रैना का मतलब होता है रात और नक्श का मतलब होता है परछाई। तो मेरे नाम का वही मतलब है जो मैं हूं, रात की परछाई। तुम्हें पता है, हमेशा मुझे ना एक ही डर सताता रहता था कि मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी या नहीं होगी। आज पता चला कि आप सभी के साथ, अच्छे लोगों के साथ थी। आप सभी ने मेरी माँ का ख्याल रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाता। थैंक यू गाइस। चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलते हैं। सीमा ने चंदा माँ को घर से बाहर निकालने का ये रास्ता निकाल लिया है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना होगा। ऐसे कैसे तुम इन्हें यहाँ से लेके चले जाओगे? मेरा मतलब है ऋषभ जी, चंदा आंटी इतने वक्त से हमारे साथ रह रही है। इनके साथ ऐसे लगता है जैसे एक रिश्ता जुड़ गया है, दिल का रिश्ता, एकदम माँ जैसे लगने लगी है। तो हम तो उन्हें इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने देंगे, है ना ऋषभ जी? एक्चुअली यू आर राइट। चंदा जी के साथ रह के बहुत अपनापन सा फील होता है।
तो रेनाक्ष एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह ले जाना। तुम्हारी माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगी और हमारे डैड की मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स हम आज यहीं रुक जाएंगे। चलिए माँ, आइए। ये क्या था? इसके छूने से मेरी चमड़ी जल क्यों गई? कौन है ये लड़का? ये सीमा पता नहीं किस लड़के को घर ले आई है जिसके छूने से आपकी चमड़ी जल गई। दीदी, हमें जल्द से जल्द चंदा माँ की याददाश्त को वापस लाना होगा। मुझे लगता है कि आज जब मैं उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ कर रही थी, मुझे लगता है उन्हें उनकी यादें थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। अगर आज सीमा कमरे में नहीं आती ना, तो मुझे लगता है कि उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाती। दीदी, मुझे लगता है हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए, और वो भी आज रात को ही, वरना कल सुबह वो रेनाक्ष चंदा माँ को लेकर यहाँ से चला जाएगा। मुझे ये लड़का बहुत अजीब सा लगता है। आप उस लड़के की चिंता मत करो, मैं शेष नागिन हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप घर जाइए, मैं चंदा माँ से मिलती हूँ। चंदा माँ के कमरे में पीछे के दरवाजे से जाती हूँ ताकि किसी को पता न चले। कौन है यहाँ जिसने मुझ पे वार किया, और वो भी ऐसा वार कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई? ऐसा कौन है यहाँ? कौन हो तुम? देखो, जो भी हो, तुम मुझे चंदा माँ के कमरे में जाने से नहीं रोक पाओगे। रेनाक्ष। ओह, तो ये प्लानिंग हो रही है, हाँ? मेरी माँ के पास जाना है। हाउ क्यूट। तुमने देखा नहीं, हाँ, कि मेरे छूने से तुम्हारे बहन की चमड़ी जल गई। I'm too hot। और फिर भी तुम मेरी माँ के रूम में जाना चाहती हो। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर जो भी हो, ये जरूर जानती हो कि चंदा माँ के असली बेटे नहीं हो। पर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। नागिन हूं मैं, नागिन, शेष नागिन। वाओ, पर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? मैं नाग नागिनों का सदियों पुराना दुश्मन। अगर तुम नागिन हो तो मैं जलजला। मेरे एक बार से नाग नागिनों को चीर फाड़ कर देता हूं। मैं हूं इच्छाधारी नेवला, डर से भी डरावना और भय से भी भयानक नेवला। जिस कलश के लिए तुम चंदा माँ की याददाश्त वापस लाना चाहती हो ना, वो कलश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो मैं भी नागिन हूं, शेष नागिन। मेरा कांटा ना मांगे पानी। और मैं तुम लोगों का करोड़ों साल पुराना दुश्मन एक ही बारी में खत्म कर दूंगा तेरी कहानी। ले, अब बच मेरे वार से। देख लिया मेरा वार? अब एक बात याद रखना, ना तो तुम चंदा माँ के पास जा सकोगी और ना ही उससे अमृत कलश का राज उगलवा सकोगी। और हाँ, अगर अमृत कलश हथियाने की कोशिश की ना, तो हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी एक बार याद कर लेना।
याद कर लेना कि एक नाग और नेवले की जंग में जीत हमेशा नेवले की होती है, फिर चाहे वो इच्छाधारी नागिन हो या शेष नागिन।